नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा, ये 3 सीट बाकी थी, इसमें प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार, खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट मिला है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसी के साथ मुरैना से हम बात करें, सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया है और अटकलें चल रही थी। खंडवा से हो सकता है कि कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण यादव को टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खंडवा से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र पटेल खंडवा से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने बाकी बची 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। तो आखिरी 3 सीट मध्य प्रदेश में बची थी कांग्रेस पार्टी की ओर से और उन तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। लंबा मंथन चला और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी इन सीटों पर घोषित कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा, ये 3 सीटें बाकी थी जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में होंगे। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार, खंडवा से नरेंद्र पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है और अब चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करके तैयार है। और अब दिग्गजों के दौरे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने मिलेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, 3 प्रतीक्षित सीटें जिस पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। तो खंडवा से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। एक लंबा मंथन चला इन तीनों सीटों पर। ग्वालियर की बात करें, मुरैना और खंडवा, इन तीनों पर ही, लेकिन खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है और काफी विचार विमर्श कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों सीटों को लेकर किया। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, ग्वालियर से प्रवीण पाठक को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा गया है। वहीं मुरैना से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, सत्यपाल सिंह सिकरवार। मुरैना सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस पार्टी की ओर से नजर आएंगे। कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों ने संबंध की है। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। उन्होंने कहा कलेक्टर कुर्सी पे नहीं था। मीरा यादव और उनका पति पूरे टाइम पर 12 बजे से लेके 3 बजे तक, अभी जहां हम बात कर रहे हैं तब भी कलेक्टर में हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त, जहां बहुप्रतीक्षित 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषित कर दी। यहां पर प्रत्याशी ग्वालियर से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। इसी के साथ हम बात करें, मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार हैं। खंडवा से नरेंद्र पटेल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो इन तीनों सीटों पर लंबे मंथन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सत्यपाल सिंह को मुरैना से टिकट दिया है। और ग्वालियर से हम बात करें, ग्वालियर से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में होंगे। नरेंद्र पटेल खंडवा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। खंडवा को लेकर काफी मंथन चला, वो इसलिए क्योंकि अरुण यादव की भी अटकलें चल रही थी। हालांकि पहले गुना सीट से अरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही जा रही थी। जब गुना से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया, उसके बाद उम्मीद ये थी कि हो सकता है अरुण यादव को खंडवा से टिकट दिया जाए, क्योंकि अरुण यादव खंडवा के पहले भी सांसद रह चुके हैं। उसके बावजूद ऐसे परिणाम देखने नहीं मिले और तीनों सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी ने विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो सत्यपाल सिंह मुरैना से चुनावी मैदान में होंगे, ग्वालियर से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में होंगे और इसी के साथ खंडवा से नरेंद्र पटेल चुनावी मैदान में नजर आएंगे। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के रण को कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने पाले में करती है देखना होगा। दिग्गजों के दौरे भी मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में देखने मिलेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े नेता दौरे पर आ सकते हैं। इसी के साथ राहुल गांधी का भी मध्य प्रदेश में दौरा संभावित है और राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश पहुंचेंगे राहुल गांधी और यहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते
नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 3 सीटें जो कि बाकी थी, यहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और तीनों प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में अपनी ओर आम जनता को करते नजर आएंगे, प्रचार प्रसार करते अपनी पार्टी की ओर से नजर आएंगे। और प्रवीण पाठक को ग्वालियर से टिकट दिया गया। इसी के साथ सत्यपाल सिंह सिकरवार को मुरैना सीट से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। आपको बताएं, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा ये तीनों ही ऐसी सीटें जिस पर फतह हासिल नहीं कर पाई थी कांग्रेस पार्टी बीते चुनाव में, और इस बार के चुनाव में क्या परिणाम आते हैं ये देखना होगा। हालांकि नजरें कांग्रेस पार्टी की और उम्मीद कांग्रेस पार्टी को अभी भी छिंदवाड़ा सीट से है, क्योंकि 2019 के चुनाव की हम बात करें, महज एक सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में आई थी मध्य प्रदेश से, वो है छिंदवाड़ा सीट। लेकिन आगे क्या रणनीति कांग्रेस की रहती है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि इस बार लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने में लिया है और अब 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं जो कि अपना पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, इसी के साथ कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हमें सलाह देंगे। मैं आप सभी के पास लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे प्रमोद शर्मा का, हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, 3 सीटें जिनका बहुत दिनों से इंतजार था प्रत्याशियों के नामों का, आज ऐलान किया है और ये जो 3 प्रत्याशी हैं वो कितने मजबूत इन क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं, बताइएगा। देखिए, ये जो 3 कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है, इसमें से 2 पूर्व विधायक हैं और एक विधायक का चुनाव हारे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी जगह टिकट वितरण में देखिए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की चली है। आपको याद होगा उमंग सिंगार की और प्रवीण पाठक की जुगल जोड़ी है और लंबे मंथन के बाद अब ग्वालियर में प्रवीण पाठक कांग्रेस पार्टी का उन्हें टिकट दिया गया है और वो चुनाव मैदान में होंगे। ये मोहर लगा दी है तीनों ही जगह, ग्वालियर, मुरैना और खंडवा में, तीनों ही जगह। खास बात यह है कि कोई ना कोई बड़े नेताओं का देखिए संरक्षण प्राप्त है और अरुण यादव के चुनाव लड़ने के जो कयास लगाए जा रहे थे, अरुण यादव ने अपने आप को बैक कर लिया था, वो सिंधिया के सामने लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्हीं के करीबी नरेंद्र पटेल को मौका दिया गया है। नरेंद्र पटेल के मौका शायद चाचा या कोई उनके परिवार के हैं, वो पूर्व सांसद भी रहे और अरुण यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है, गुर्जर समाज से आते हैं। अब आगे हम चलते हैं मुरैना की तरफ। मुरैना में देखिए सत्यपाल सिंह सिकरवार यानी नीतू, ये सतीश सिकरवार के छोटे भाई हैं और इनके जो भाई हैं सतीश सिकरवार वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इनकी भाभी जो है वो महापौर ग्वालियर है, यानी कुल मिलाकर जो और ये इससे पहले सुमावली में बीजेपी के निशान पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आए और अब कांग्रेस पार्टी ने मुरैना से इन्हें टिकट दे दिया गया। ग्वालियर में प्रवीण पाठक को दिया गया। प्रवीण पाठक विधानसभा चुनाव हार गए थे और इससे पहले वो विधायक थे, तो कुल मिलाकर 2 जगह जो है वो पूर्व विधायकों को और 1 जगह विधानसभा चुनाव हारे हुए कैंडिडेट को मौका दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह, कांग्रेस पार्टी घिर जाएगी क्योंकि महिलाओं को कम संख्या में टिकट दिया गया, बीजेपी ने ज्यादा दिया है। तो कुल मिलाकर जो स्टोरी है वो ये है प्रेरणा कि आधी आबादी का राजनीतिक जो सहभागिता है वो कम से कम मध्य प्रदेश में तो लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में तो कम तादाद में मिला है और ये मुसीबत मोल लेने जैसा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वैसे विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लेकर घिरी रही और अब लोकसभा चुनाव में महिलाओं को कम तादाद में टिकट देना ये कांग्रेस पार्टी के लिए राय मुश्किल भरा हो जाएगा। क्योंकि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जो खजुराहो में खेला हो गया, वहां पर जो नामांकन है वो निरस्त हो गया, तो गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का कोलैबोरेशन जो था कुल मिलाकर उसमें से एक महिला का और संख्या कम होना ये देखिए आधी आबादी को नाराज कर जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान करते हुए फुलफिल कर दिया। 3 नामों को लेकर लंबा मंथन चला, कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सबसे पहले रोशनी यादव जी, मैं आपकी ओर रुख करूंगी, कांग्रेस से प्रवक्ता है रोशनी यादव जी। और रोशनी जी, एक कहावत है, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इन 3 प्रत्याशियों और इन 3 सीटों में ऐसा क्या था जो इतनी देर लग गई? देखिए, पूरी सूझबूझ के साथ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने
निर्णय लिया है और मैं इस निर्णय के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं वो पूरी उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन और भाजपा को शिकस्त देंगे और जीत कर आएंगे मैदान में। निश्चित रूप से, लेकिन एक नाम का बहुत ऐलान किया था, उन्होंने खुद ने भी बोला था कि उनकी इच्छा है गुना से चुनाव लड़ने की ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। मुझे लगता है आप समझ भी गई होंगी, अरुण यादव आपकी पार्टी के सीनियर नेता। उसके बाद यह अनुमान लगाया गया हो सकता है उन्हें खंडवा से टिकट दिया जाए क्योंकि वहां अच्छी पैठ रखते हैं। कहां बात बिगड़ गई? देखिए, बात बिगड़ने जैसा कोई विषय नहीं आता। शीर्ष नेतृत्व जिसके नाम पर भी मोहर लगाते हैं, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाते हैं। मैं लौट रही हूँ रोशनी जी आपके पास। मैं रुक करूंगी मुरैना का। हमारे साथ हमारे संवाददाता करतार लगातार बने हुए हैं मुरैना से। करतार, आप इस वक्त किसके साथ मौजूद है, कहाँ मौजूद है, बातचीत करिएगा। कांग्रेस पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जो सीट थी, मुरैना सीट थी, काफी यहाँ पसोपेश में था कांग्रेस। यहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। नीतू सिकरवार, सतपाल सिकरवार और नीतू पूर्व विधायक हैं, ग्वालियर से इनके भाई है वो विधायक है, इनकी भाभी है वो वहां से महापौर है। काफी कद्दावर नेता है और इनके लेकर तमाम रस्साकसी है वो चलती रही। तमाम जो कांग्रेसी खेमे में ये कयास लगाए जाते रहे। क्योंकि बीजेपी ने टिकट घोषित किया था सिमंगल सिंह तोमर, जो ठाकुर छत्री समाज से आते हैं, उनके बाद में दूसरे छत्री को टिकट देना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रहा था, कई सारी पसोपेश थी। आखिरकार सतपाल सिकरवार उर्फ नीतू को मुरैना संसदीय क्षेत्र से, मुरैना शिवपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया है। यहाँ उनके जो जितने भी समर्थक हैं, काफी खुशी का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र में जगह जगह उनके समर्थक यहाँ उत्साह मना रहे हैं। लगातार हम इनके बगले पर बात करेंगे, उनके जो समर्थक हैं। आप कैसा देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, माननीय खड़गे जी का और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व का, माननीय जीतू पटवारी जी का, माननीय कमलनाथ जी का, माननीय दिग्विजय सिंह जी का, माननीय उमंग सिंगार जी का, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का और जो भी मध्य प्रदेश का समूचा वरिष्ठ नेतृत्व उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप कैसा देख रहे हैं? आज वास्तव में मुरैना जिले के लिए कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। आज हमारे मुरैना जिले के बहुत प्रतिष्ठित और युवा जो सांसद के रूप में प्रत्याशी मिला है, उससे कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। इसी के साथ हम प्रदेश के सारे राजा दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का और आपके जीतू पटवारी जी का, उमंग सिंगार जी का और शीर्ष नेतृत्व का सबका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना ताकतवर प्रत्याशी दिया जो आने वाले 4 जून को मुरैना को 32 साल बाद। देखिए प्रेरणा, यहाँ जो उनके समर्थक हैं काफी खुश हैं। उनके जो जितने भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व उस पर आभार जता रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से वरिष्ठ नेतृत्व ने सतपाल सिकरवार को टिकट दिया है। मुरैना में कहा जाए तो निश्चित रूप से, और सबसे खास बात यही कि उत्साह की लहर है वहां पर उनके समर्थकों में, और उसके बाद आगे किस तरह की लहर वहां देखने मिलती है चुनाव प्रचार के दौरान, ये भी देखना लाजमी होगा। आप बने रहिए करतार हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे मेहमान लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। पूजा मिश्रा जी की ओर रुख करूंगी। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और प्रवक्ता हैं पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से। एक रिएक्शन मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर थी मध्य प्रदेश में और उस एक सीट को भी गंवा दिया है क्या? नमस्कार आपको प्रेरणा जी और साथी को नमस्कार। दफा नहीं दिया हुआ है। आप बताइए कि जो है समाजवादी पार्टी ने जहाँ पे नामांकन किया, आरओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहीं पे साइन छूटा हुआ तो अपने सामने साइन कराए। ये तो सीधा से दिख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या जैसे उन्होंने चंडीगढ़ में किया था, वैसे ही जो यहाँ पे भी करने चले हुए हैं कि ये इतने हतोहताश हो रखे हुए हैं कि ये चाहते ही नहीं कि विपक्ष लड़े, इनके सामने भी रहे। पर जो है हम स्ट्रॉन्ग है, इंडिया गठबंधन स्ट्रॉन्ग है और हम न्यायालय के पास जाएंगे। अपने चुनाव आयोग को जो है एप्लीकेशन लिखे हुए है कि तो अब हमें जो संविधान अधिकार देता है चुनाव लड़ने के लिए, अब तो सीधा अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर उनकी साइन नहीं थी तो आरओ ने उसको एक्सेप्ट कैसे किया? आप बताइए, फॉर्म आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो नियम है ना कि जब तक फॉर्म, आपका काम क्या है कि आप उस फॉर्म को देखिए, उसमें जो कमियां हैं उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करिए। अगर स्कूटी की बात होती तो भी आप उनको समय दीजिए। और आप कह रहे हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया फॉर्म, अब आपकी गलती का खामियाजा जो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, चाहे जिस दबाव में भी नहीं निभाई, चाहे आप जो है अपने कार्य को करना नहीं चाहते या फिर आपके ऊपर जो है डी शर्मा का दबाव था या
जो भी सत्ता में पार्टी है उसका दबाव था। अब आपकी गलती और खामियां जब विपक्ष नहीं भुगते, पर विपक्ष जो है लड़ेगा, विपक्ष तो लड़ ही रहा है, अब संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। हम न्यायालय के पास जाएंगे और ये गलत नहीं होने देंगे, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो नहीं होने देंगे। तो इतना भी जो है साथ हो जाए। और चलिए, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि न्यायालय में जाएंगे। मैं लौटूंगी पूजा मिश्रा जी आपके पास। सचिन वर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सचिन वर्मा जी, बहुत आरोप लग रहे हैं आप पे। खजुराहो में जिस तरह से जो प्रत्याशी थे उनका वहां से हट जाना, अब आरोप पर इल्जाम लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। दूसरी बात ये कि अब 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। देर से आए हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि दुरुस्त कैंडिडेट्स लाए हैं हम। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और जितना विपक्षी दल है, चाहे वो सपा हो, ये सिर्फ एक आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। इस समय जितने भी शासकीय अधिकारी हैं जिनको चुनाव का कार्य दिया गया है, वो चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग के मातहत काम कर रहे हैं। तो उसमें शासन का या भाजपा का कोई हाथ नहीं है कि इनका जो फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है वो एक प्रक्रिया की तरह तहत हुआ है। और वो गलती है आरोप की नहीं है, ये बताइए सचिन वर्मा जी। आरोप की कोई गलती नहीं है, आरोप का ये कोई काम नहीं होता है। एक फाइलिंग का एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है। अगर आपने फाइलिंग की है तो आपके लॉयर भी होते हैं उस समय जो आपके फॉर्म को सबमिट कराते हैं, उसमें उनका वकालतनामा भी होता है। तो वो उन्होंने जब फॉर्म सबमिट कराया तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो प्रत्याशी को निर्देशित करे कि वो फॉर्म को किस तरह से फिलअप करेगा। तो इन्होंने फॉर्म सबमिट किया और उसकी जांच होने के बाद में उसको रिजेक्ट किया गया और फॉर्म भी कई सेट्स में फाइल किया जाता है। अब इतने सेट्स में साइन क्यों नहीं किए गए, उसका जवाब जो है प्रत्याशी स्वयं दे सकता है कि उसने ऐसा क्यों चूज किया कि वह साइन ना करे। सारे सेट्स में साइन ना होना ये एक बहुत बड़ी चूक है। ये इसको ये ठीक है, मैं इस पर सवाल करूंगी आपसे सचिन वर्मा जी, लेकिन सबसे पहले मैं सभी मेहमानों से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने बाकी बचे 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मैं उस पर आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये 3 प्रत्याशी कितने मायने रखते हैं इन क्षेत्रों के लिए और किस तरह से प्रभाव कांग्रेस पार्टी के लिए लाभदायक प्रभाव पहुंचाएंगे, ये समझाइएगा सर। इसी के साथ बीते दिन एक खबर निकलकर सामने आई थी, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अगर इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं तो ये किसकी गलती है? जिम्मेदार कौन है इसके लिए, भारतीय जनता पार्टी या रिटर्निंग ऑफिसर? जी प्रेरणा जी, सबसे पहले लॉन्ग अवेटेड टिकट्स कांग्रेस ने जो आज डिक्लेयर किए हैं जी, उसमें कहीं ना कहीं उसने सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। देखिए, मुरैना से शुरू करते हैं कि मुरैना में छतरी को छतरी से भिड़ाया है। नीटू शिकरवार यानी कि सतपाल सिंह की फैमिली पुराने समय से पॉलिटिकल फैमिली है। उनके फादर जनता दल से, भारतीय जनता पार्टी से 2 बार एमएलए रहे। नीटू स्वयं 1 बार एमएलए रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब वहां क्षत्रिय वोट जो होता है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका अदा करता है किसी भी लोकसभा इलेक्शन में। उनके चाचा भी पिछले बार वृंदावन सिंह शेखरवर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और वो कांग्रेस को तीसरे नंबर पर भेजकर दूसरे नंबर पर आए थे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा ही स्टेप चला है भारतीय जनता पार्टी के सिमरन सिंह तोमर को घेरने के लिए। और अगर स्प्लिट हो जाएगा क्षत्रिय वोट तो हो सकता है कि कांग्रेस को वहां फायदा मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर के सामने ये स्टेप कितना काम कर पाएगा। अब एडजॉइनिंग सीट ग्वालियर पर आते हैं तो वहां पर बड़े लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी और कांग्रेस ने उतने टिकट ब्राह्मण कम्युनिटी को दिए भी नहीं थे। देखिए, जो प्रवीण पाठक हैं वो कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी के कभी आदमी हुआ करते थे, यानी क्लोज एसोसिएट थे, और सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसके बाद यहाँ पर प्रवीण पाठक और नीटू दोनों ही यंग हैं, ये एमएलए भी रहे हैं और यहाँ पर ब्राह्मण कम्युनिटी की डिमांड को देखते हुए बल्कि अक्रॉस मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को अपने फेवर में लेने का एक बड़ा मैसेज कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को टिकट देकर किया है। ये माना जा रहा है कि इनकी शहर में बड़ी पकड़ है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जो पकड़ मानी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी के भारत सिंह कुशवाहा की मानी जाती है। आपका अगला जो प्रश्न है, तीसरे मतलब अपन खंडवा पर चलते तो खंडवा पर देखते हैं कि नरेंद्र पटेल को जो टिकट मिला है वहां उसमें एक चीज है
क्या वहां कांग्रेस में फैक्शनिज्म देखने को मिल रहा है? ये सवाल एक सामने आता है, क्योंकि एक वेल नोन कैंडिडेट अरुण यादव को क्यों नहीं उतारा? क्या वहां पर अंदरूनी खींचतान का कारण बना जिसलिए उनके करीबी को टिकट देना पड़ा? अब बात आती है समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन रिजेक्शन की बात। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने प्रेरणा जी। इसमें देखिए जब भी कोई बैटल होती है, चाहे इलेक्शन बैटल हो कोई सी भी हो, नॉमिनेशन देखो करेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर चुनाव के अंतिम पड़ाव तक पूरी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका होती है पॉलिटिकल आउटफिट की। क्या आपने वो भी एक लड़ाई है कि आपने प्रॉपर फॉर्म भरा है या नहीं भरा है? ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसमें यहां डिफीट खाती हुई नजर आती है। लेकिन एक बड़ा सवाल घूम रहा है आज पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में मध्य प्रदेश के में कि क्या ये जानबूझकर प्रशासन ने किया है या फिर कैंडिडेट ने स्वयं जानबूझकर भूल की है? जैसा कि कहा जा रहा है कि वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने या जो दूसरे अधिकारी थे उन्होंने उनको कहा था कि आप इस पर साइन करें, लेकिन वो मीडिया में वाइट देने के लिए चले गए, मैडम चली गई, लेकिन बावजूद भी वो बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चूक है और किसी भी कैंडिडेट को सबसे पहले अपने फॉर्म पर ध्यान देना चाहिए था। मैं लौटूंगी सत्य प्रकाश जी आपके पास। रोशनी यादव जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रोशनी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सत्य प्रकाश जी ने कही, वो ये कि आपकी खंडवा से बहुत चर्चित चेहरा है अरुण यादव। मुझे लगता है आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर भी रह चुके हैं। बावजूद इसके क्या ऐसा हो गया, कौन सी ऐसी अंदरूनी खींचतान थी कि उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके करीबी को टिकट देना पड़ा आपको? देखिए इसमें कोई अंदरूनी खींचतान जैसा कोई विषय नहीं आता है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं अरुण यादव जी, और मुझे लगता कि एक मजबूती के साथ जो नरेंद्र पटेल कैंडिडेट चुनकर कांग्रेस पार्टी ने या शीर्ष नेतृत्व ने उनका चयन करके उनको उतारा है, तो ये बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि अरुण यादव जी का भी मजबूती से उनके साथ रहेगा। और जिस हम जाति गणना या जाति जनगणना की बात करते हुए, तो मुझे लग रहा है एक पटेल समाज से जो वोट दिया है और अरुण यादव जी के सानिध्य में उस खंडवा लोकसभा में जो चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये वाकई ऐतिहासिक चुनाव होगा और बहुत अच्छा होगा। इससे पहले भी रोशनी यादव जी, मुझे याद है विधानसभा चुनाव में भी बहुत सी उम्मीदें अरुण यादव से लगाई थी, लेकिन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। उपेक्षा का शिकार तो नहीं हो रहे हैं आपकी पार्टी के नेता? देखिए पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व हमें जो भी जिम्मेदारी देते हैं, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। और आज अरुण यादव जी भी उस जिम्मेदारी को पूरे मध्य प्रदेश में जाकर हर लोकसभा सीट पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से जो हमारे युवा जूझ रहे हैं, हम महिला न्याय की बात कर रहे हैं, आज किसानों के साथ किस तरीके से अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जहां मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की युवाओं को बात करते हैं, तो इन सारे मुद्दों को ले जाकर के हम घर घर पहुंचकर अपनी कांग्रेस की नीति और न्याय की लड़ाई को आगे रखते हुए पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और वहीं अरुण यादव जी भी पूरी ताकत के साथ, हम भले इस विधानसभा में कामयाब ना रहे हो, लेकिन हम उन सारे कार्यकर्ता सबने संघर्ष करना सीखा है, तो संघर्ष में हम निरंतर खड़े रहेंगे। आज नहीं तो कल परिणाम जरूर अच्छे आएंगे, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित थी और आत्मविश्वास से, और उसके बाद 23 में उल्टा हो गया था क्या? कांग्रेस पार्टी ज्यादा उत्साहित थी, उसके परिणाम निकलकर चिंताजनक सामने आए कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं लौटूंगी रोशनी जी आपके पास। सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सचिन वर्मा जी, एक तो ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि आपने बहुत से वादे किए, लेकिन युवा अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, महिलाएं अनदेखी का शिकार हो रही हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। दूसरी ओर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको लेकर आप आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, निशाने पर निशाने साधते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। देखिए, महिलाओं के बारे में जहां तक बात की जाए, तो महिलाओं के बारे में क्या विचारधारा कांग्रेस की है, वह रणदीप सुरजेवाला जी के जो हेमा मालिनी जी के ऊपर उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे स्पष्ट है। सुप्रिया श्रीनेत जो है,
कंगना रनौत के बारे में क्या कमेंट करती हैं, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की नीति जो है महिलाओं के लिए क्या है। कभी प्रदेश के नेता हमारी महिलाओं को टंचमाल बोलते हैं, कभी आइटम बोलते हैं। तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है वह महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं के बारे में इनकी सामंतवादी सोच है और ये उन्हें एक भौतिक वस्तु ही समझते हैं। उनको किसी भी तरह से सम्मानित करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में कर रही है और महिला उत्थान के लिए पूरे देश में अग्रणीय है मध्य प्रदेश, उसको पचा नहीं पा रहे हैं ये कि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनका जो सम्मान हो रहा है, जिस तरह से उनके बारे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का। ठीक है, युवाओं का रोजगार और महंगाई, इस पर भी बता दीजिए सचिन जी। युवाओं के रोजगार का जहां तक सवाल है, EFPO के जो अकाउंट हैं, करीब 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट जो है हर साल खुल रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, अब युवा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट खुद के लिए नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि वो जनरेट हो रहा है और दूसरों को जो है अब बेरोजगारों को अब काम देने का प्रयास जो है वो युवा कर रहा है। तो जो EFPO के जो अकाउंट हैं वो 1 करोड़ 80 लाख हर साल खुल रहे हैं और प्रदेश में युवाओं के लिए अलग अलग तरह की जैसे मुद्रा योजना है और अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री ऋण योजना है, उसके मातहत जो है स्किल डेवलपमेंट वगैरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी सचिन जी आपके पास। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी भी जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रख रही हैं। पूजा मिश्रा जी, ये आप लोगों ने चेक नहीं किया कि उसमें सभी पेजेस में हस्ताक्षर हैं कि नहीं है? उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कहां तक सही है? प्रेरणा जी, आप ये बताइए कि आरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये आरोप का कार्यभार था ना कि वो चेक करते हैं कि आपके साथ आपका लॉयर गया था, उसने भी तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो आपने क्या जानबूझ के छोड़ा था कि आरोप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा आगे? बिल्कुल जानबूझ के नहीं छोड़ा हुआ, बताइए प्रत्याशी बिल्कुल जानबूझ के नहीं छोड़ा हुआ। वो जब वहाँ पे आरोप बोलना चाहिए कि आप वहाँ पे खड़े थे, साइन कराते, आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? और आरोप का भी एक बयान सामने आया, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ पूजा मिश्रा जी, उसके बाद मैं आपका पूरा रिएक्शन लूंगी। आरोप का ये कहना है कि उन्होंने बोला कि एक पन्ने पर हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन वो बाइट देने के लिए चली गई थी मैडम। तो आरोप ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया फॉर्म? इसका जवाब तो आरोप देना चाहिए ना कि सुरेश जी फिर क्यों जो है फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जब उनका साइन नहीं था। और 5 तारीख को उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि जो है जो आपको वोटर लिस्ट का ओरिजिनल को आपको सबमिट करना है वहाँ पे, तो इन्होंने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ये इनकी मंशा नहीं दिखाता है कि इनकी मंशा क्या रही है। और मैं एक चीज का जवाब देना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान। अब ये बता दें कि भारत के इतिहास में मणिपुर जैसी घटना कब हुई थी और उस पर मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन? वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा था? भरी सदन में जो है सपोर्ट का किसने कहा था? हालांकि महिलाओं का सारे सम्मान करते हैं, सुप्रिया सुले जी ने जो है कहा कि ये उन्होंने केस भी किया। आपकी पार्टी तो जो है केस भी नहीं करते, उस पर व्यवस्था भी नहीं देखते। आप जिनकी बात करें कंगना रनौत जी की महिला है, हम सम्मान करते हैं, सारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं का आक्षेप जी ने क्या कहा था? तब तो आप चुप हो गए। ये क्यों गलत बात होती? अलग ही कैसी है कि आपकी महिला महिला और दूसरे पार्टी की महिला महिला नहीं है। मैं इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई है कि आपकी पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं, महिला सम्मान की जब बारी आती है पैर पीछे कर लेते हैं। मणिपुर का घटनाक्रम क्या था, उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप रही। कंगना रनौत के भी कई बार ऐसे महिला विरोधी बयान निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो तब भी सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई की है, जरा मुझे भी बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ में क्या कार्रवाई की गई है कांग्रेस ने? उनको नोटिस दिया है जहां तक मुझे जानकारी है, और उनका टिकट भी हटा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। टिकट, हाँ, टिकट हटाया है, लेकिन गया है उसके टिकट जो उनका कटा है उसके लिए पार्टी के अंदरूनी उसके लिए कुछ। अब आप उसको कुछ भी नाम दे दें, कांग्रेस पार्टी ने तो यही बताया ना कि कार्रवाई इसी के तहत हुई है। नहीं, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। सुप्रिया श्रीनेत जो पिछली बार लड़ी थी तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो उनका टिकट जो था वो तो कटना ही था, क्योंकि वो विनेबिलिटी भी जो एक देखी जाती है कैंडिडेट की कि उसकी जीतने की क्षमता कितनी है, उसमें वो कहीं पीछे रह गई है। उनको किसी भी तरह का कोई नोटिस पार्टी ने जारी नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से
उसके किसी भी नेता या कार्यकर्ता द्वारा अगर कोई मणिपुर जा रहे हैं कि नहीं चुनाव प्रचार के लिए आपके पार्टी के नेता? बिल्कुल जाएंगे, मणिपुर भी जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अभी आप देखिए बहुत से एडिटोरियल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत से न्यूज चैनल्स और हमारे जी ने भी कई बार एडिटोरियल्स छापे हैं। मणिपुर में क्या घटनाक्रम, किस तरह से हिंसा हुई, महिलाओं के साथ क्या हुआ, सभी कुछ छपा है। और अभी वहां पर क्या हालात हैं उसको लेकर तो आपको बहुत रीसेंट एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है आपको पढ़ने की जरूरत है सचिन वर्मा जी। मैं लौटूंगी आपके पास। सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है गारंटी और वादों को लेकर, अब इस मैनिफेस्टो के आधार पर देखें तो चुनाव के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि इस बार सरकार बनाने में मददगार साबित होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें? देखिए प्रेरणा जी, कांग्रेस का जो कल मैनिफेस्टो आया है उसमें मुख्य रूप से 3 चीज पर फोकस है उनका। 3 Ws पर, बर्थ, वेल्थ एंड वेलफेयर। राहुल गांधी की जो यात्रा न्याय यात्रा थी, उस न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने जिन चीजों पर, जिन जस्टिस को फोकस किया है, कहीं ना कहीं वही 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, चाहे नारी न्याय हो, युवा न्याय हो, किसान न्याय हो, मजदूर न्याय हो या हिस्सेदारी न्याय, ये सब चीजें इसमें दिखती हैं। कुछ बिंदु उसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके प्रति युवा, नारी या फिर बुजुर्ग आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन सवाल 2 हैं। आपने देखा कि 2023 के असेंबली इलेक्शंस हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया के 3 ही राज्य ले लेते हैं। यहां पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत शानदार चीजें थी, लेकिन अति आत्मविश्वास प्लस कार्यकर्ताओं की कमी के कारण उन चीजों पर पब्लिक तक वो डिलीवर करने में नाकामयाब रहे या उनको कन्विंस करने में। अच्छा, एक और बात सत्य प्रकाश जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये कार्यकर्ताओं की कमी विपक्ष के नेताओं के पास कैसे आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अब ऐसी पार्टी बनती जा रही है जो कि दिन पर दिन अपना कुनबा बढ़ा रही है, फिर विपक्ष में कहां कमी आ जाती है, दिक्कत कहां आ रही है इन लोगों को? देखिए, जब भी कोई परिवार या कोई संगठन आउटफिट टूटता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका मुखिया बड़ा कारण होता है, यानी कि वीक लीडरशिप कांग्रेस की एक बड़ा कारण है, जिसके कारण वो अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। या यूं लोग भले ही कहते हैं, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के डिबेट में बैठे, आप देखिए यहां पर ईडी, आईटी या सीबीआई के कारण कितने लोग पार्टी छोड़े हैं। ये कांग्रेस का दावा भले ही रहता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे हालात थे जिसके कारण फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, लोकसभा एमपी, फॉर्मर एमएलए, कई पार्टी के ऑफिस बियरर्स पार्टी छोड़कर चले गए। इसका तात्पर्य मेयर, सिटिंग मेयर्स, 2 सिटिंग मेयर्स पार्टी छोड़कर चले गए, तो उन पर तो कोई ईडी की जांच नहीं थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपना फ्यूचर या लीडरशिप में वो चीज देखने को नहीं मिली जिससे कि वो पॉलिटिकल ग्राउंड में आगे सरवाइव कर सके। ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि जब रूल में कोई पार्टी होती है उसकी तरफ लोगों का आकर्षण होता है। इसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज है जो समाज में बदलाव या राजनीति क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा, वो ये है कि पहले लोग पॉलिटिकल पार्टी में जाते थे तो वो कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाते थे जब उससे मैच करती थी, लेकिन आज लोग मौका, मतलब और तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर पार्टी क्विट करते हैं या निश्चित रूप से। और ये अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि आत्म अवलोकन की भी जरूरत है। मैं लौटूंगी सत्य प्रकाश जी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हमारी प्रवक्ता लगातार बनी हुई हैं। मैं रुक करूंगी रोशनी यादव जी का। रोशनी यादव जी, बहुत से न्याय की बात अपने मैनिफेस्टो में आप लोगों ने की है, अपनी पार्टी के नेताओं को तो न्याय दिलाइए। देखिए, हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए युवाओं के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जब 2014 में आए और 2019 के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि मैं किसान आय को दोगुना करूंगा, लेकिन क्या आज मध्य प्रदेश और देश के किसानों की आय दोगुनी? रोशनी यादव जी, मेरा सवाल समझी नहीं आप। न्याय की लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई लड़ने के लिए सेना की जरूरत होती है, सेना एक एक करके जाती जा रही है आपकी। देखिए, आज सेना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
स्वतंत्रता के बाद से बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं। और आज हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम पीछे हुए हैं। पहले हम भी सत्ता में रहे हैं और तब बीजेपी बहुत पीछे थी। आज बुरी परिस्थितियां या विकट परिस्थितियों से हम जूझ रहे होंगे और मैं सत्यप्रकाश जी की बात को भी प्रणाम करती हूँ कि हमें निरंतर सीख लेना चाहिए और संघर्ष के रास्ते पर अड़े होकर के खड़े रहना चाहिए। और उस संघर्ष की लड़ाई को आज मध्य प्रदेश लड़ भी रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेके हमारे युवा ओजस्वी ऊर्जावान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी एक नए मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो लोग नई कांग्रेस भी गढ़ी जा रही है। रोशनी यादव जी, अगर आप देखेंगी तो मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि नई कांग्रेस भी गढ़ी जा रही है। और इसलिए भी क्योंकि टिकट वितरण में भी यही झलक देखने मिली है कि आपकी पार्टी के दो नेता, जीतू पटवारी की बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले उमंग सिंघार, इन दोनों की बहुत चली है टिकट वितरण में। देखिए कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का भी काफी प्रभाव है। आप खुद देखें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और कल जो है एक अखबार ने भी निकाले थे कि जहां ऐसे कई सारे नेता हैं, चाहे वो जिंदल हों और भी बहुत सारे नेता जो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, जिन पे कई हजार करोड़ के घोटालों जो है मामला दर्ज होता है। और जैसे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते, या तो वो मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या उनकी कार्रवाइयों को रोक दिया जाता है। तो ये सवाल खड़ा होता है बीजेपी पर भी। मैं ये बीजेपी से पूछ लेती हूँ, सचिन वर्मा जी, बार बार आप पर ये आरोप लगता ही है कि डरा धमकाकर आप कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी भी नेता को डरा धमकाकर किसी पार्टी में नहीं लाया जा सकता, या उसकी जो वफादारी है वो कभी कोई पार्टी के साथ में नहीं रह सकती है। आप ईडी और सीबीआई का या आईटी डिपार्टमेंट की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसको इस बात से नहीं जोड़ सकते हैं कि जो एक पलायन जो कांग्रेस की पार्टी में हो रहा है और लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ये एकदम से कैसे विपक्ष पर कार्रवाई होने लगी है? सचिन वर्मा जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, आप लोग सत्ता में, आप मेरे ख्याल से वर्किंग ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप मुझे भी समझाइएगा एकदम से कैसे कार्रवाइयां होने लगी है? चुनाव इतने नजदीक हैं, इस तरह से अगर कार्रवाई होगी विपक्ष तो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा। अभी हाल ही में एक और खबर आई थी कांग्रेस पार्टी के, आपने सारे खाते सीज कर दिए थे। माफ कीजिएगा, आपने नहीं, ये पूरी कार्रवाई टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ओर से हुई थी। हालांकि उसके बाद बहाल जरूर किए गए हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर हो रहा है। देखिए रोशनी जी, सॉरी, देखिए ऐसा है कि प्रेरणा जी, ऐसा है कि पहले भी कार्रवाइयां होती रही हैं। लालू प्रसाद यादव जी का अगर आप उदाहरण लें, मुलायम सिंह यादव के बारे में अगर आप उदाहरण लें, इसके पहले हवाला का जो कांड हुआ था उसका अगर आप उदाहरण लें, तो इस तरह से कार्रवाइयां हमेशा होती आई हैं। और चूंकि विपक्ष ने या जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इतने बड़े बड़े जो घोटाले किए थे, और अगर आप कांग्रेस की जो सरकार जब चल रही थी, जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय अगर आपको याद हो तो हर दूसरे तीसरे दिन एक घोटाले के बारे में खबर छपती थी और घोटाले के बारे में जो है जनता को मालूम पड़ता था। ठीक है, अब उन घोटालों के बारे में जांचें हो रही है और उसमें कार्रवाई होगी। ये तो एक प्रक्रिया है। और अगर लोगों ने घोटाले किए हैं तो उनको जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, जैसा हमारे मोदी जी बोलते हैं। एक और बात बताइएगा सचिन वर्मा जी, इतना बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी को, तो मेरे ख्याल से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अब कहा जाता है, उसके बाद भी क्या जरूरत पड़ रही है लोगों को सदस्यता दिलाने की? भारतीय जनता पार्टी में आज का भी कुछ लक्ष्य रखा है, मेरे ख्याल से 1 लाख लोगों को पार्टी में शामिल कराएंगे, सदस्यता दिलाएंगे। देखिए, विचारधारा की लड़ाई होती है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं होती। भाजपा में जो है एक परिवार की सोच के साथ में पार्टी चलती है, और कांग्रेस में जो है एक परिवार के लिए पार्टी चलती है। तो दोनों की विचारधारा में बहुत बड़ा एक चेंज है। और हमारे यहाँ जो एक नीति, नियत और नेतृत्व जो है वो तीनों भाजपा के साथ में है। ना तो कांग्रेस के पास में कोई नीति है, ना तो उनका कोई नेतृत्व है, और ना ही कोई जनता के लिए कुछ सेवा। विचारधारा फॉलो कराने के लिए आपने पूरा एक सेल बना लिया, अध्यक्ष बना दिया उस सेल का नरोत्तम मिश्रा को, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। जी जी, चलिए ठीक है। ये विचारधारा की लड़ाई हम तो चाहते हैं। जब हम सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस के लोग भी आते हैं, उसमें दूसरी विपक्षी पार्टियों के भी लोग आते हैं। तो हम
सभी को साथ ले रखना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो हमारी जो विचारधारा है उसको अंगीकृत करें। ठीक है, और अगर लोग मैं आ रही हूँ आपके पास सचिन वर्मा जी। सत्यप्रकाश जी से मेरा सवाल है इसी से संबंधित। सत्यप्रकाश जी, अब राजनीति में बहुत अंतर देखने मिला है। मेरे ख्याल से कर्नाटक से शुरू हुआ था कि कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया, दल बदला, उसके बाद सरकार गिरी, और मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, और अब तो दल बदलने वाला ये जो तस्वीरें हैं ये और ज्यादा तेजी से निकलकर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये राजनीति का कौन सा आयाम है, किस ओर जा रही है ये राजनीति? कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन से पहले अराउंड 47 सीनियर लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी जॉइंट कांग्रेस। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। देखिए, इससे क्या होता है, कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो पार्टी छोड़ के जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं सुरेश पचौरी जी का। सुरेश पचौरी जी लोकसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े, आज तक कोई चुनाव जीते ही नहीं। यानी ये कहें कि वो पब्लिक लीडर ही नहीं थे। उन पर जितना भी पावर रहा है वो कांग्रेस पार्टी की दया के कारण रहा है जी। तो कहा यह जा सकता है कि कई लीडर्स के जाने से वोटर्स शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है एक एनवायरमेंट जरूर क्रिएट होता है। इलेक्शन से पहले जब बड़ी लंबी लाइन में ज्वाइनिंग होती है तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी वीक है, तभी तो लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, वो मजबूत है जहां के जा रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनने की ओर जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई वोटर व्यक्ति से पहले पार्टी को वोट करता है जी, कि वो चाहता है कि हमने अगर किसी को चुना है तो उसने उस पार्टी को चुना है, उसके बाद कैंडिडेट को चुना है, तो उसका जो मत का जो सोच था वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि बाईपोल होते हैं, जैसे 2020 मार्च में मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग गए, सत्ता चली गई, और बाद में बाईपोल हुए तो बहुत सारी सीट्स पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट वो हार गए। यानी कि कहने का तात्पर्य वो व्यक्तियों में लोग आस्था रखते हैं। तो आज के समय में पार्टी से बड़ी व्यक्ति दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां जरूर दिखता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है इस लोकसभा चुनाव की, और उन्होंने इसके पहले भी जो 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए, जिसमें 3 राज्यों में बड़ी मजबूत स्थिति से भारतीय जनता पार्टी आई है, वो भी मोदी के चेहरे पे आई है। तो यहां पर जो स्थिति है वो लड़ाई कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस के कैंडिडेट की मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर कम नरेंद्र मोदी की गारंटीज या उनकी लीडरशिप की अगेंस्ट लड़ाई, ये बड़ी बात है। और क्योंकि सिर्फ एक नेता ऐसा जिसके चेहरे पर पूरा देश भरोसा जता रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। रोशनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। रोशनी जी, 23वें कांग्रेस पार्टी ने बहुत से दावे किए कि इस बार सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है लड्डू वड्डू के भी ऑर्डर दे दिए थे। बावजूद इसके जो तस्वीरें निकलकर सामने आई चुनाव परिणाम के बाद, वो चिंताजनक कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ एक चेहरा ऐसा जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश का चुनाव और पूरे प्रदेश का रुख मोड़ कर रख दिया है राजनीति का। जी देखिए प्रेरणा जी, वो चुनाव मैं आपको याद दिलाऊं तो उस समय लाडली बहना का भी ये बहुत जादू चलाया जा रहा था, लेकिन लाडली बहना का प्रभाव ना मानते हुए उसे जो है, चूंकि वो मध्य प्रदेश चुनाव जीता गया, इसलिए हर जगह मोदी जी के पोस्टर बैनर लगवाए गए और मोदी जी की सराहना करते हुए उसका जो है जीतने की सौगात मोदी जी के नाम पर दी गई। और वहीं ठीक है, मैं लौट रही हूँ रोशनी जी के पास। सचिन जी से मेरा सवाल है। सचिन जी, भले ही कोई भी मुद्दे हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार भी ये दावे कर रही है कि इस बार जीत हमारे प्रत्याशियों की होगी क्योंकि हमने टिकट वितरण में कोई चूक नहीं की है। देखिए, कांग्रेस की जितनी सीट डिक्लेयर करने में जो डिले हुआ है, उससे ही ये सर्वविदित हो रहा है ये कांग्रेस ने एक तरह से जो अपना है पाला छोड़ दिया था जी। और कांग्रेस ने आज अपने 3 जो लास्ट प्रत्याशी जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। तो हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं
और कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ जो है नेता वो चुनाव से भाग रहे हैं। आप अरुण यादव जी का उदाहरण ले लीजिए, अगर गोविंद सिंह जी का उदाहरण ले लीजिए, तो जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, चाहे वो अजय सिंह राहुल भैया हो, चाहे वो अरुण यादव हो, या गोविंद सिंह जी हो, या कमलनाथ हो, इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और शीर्ष नेतृत्व के दबाव में ही दिग्विजय सिंह जी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी जो है, अगर आपको ऑफिशियली ये बोलते हुए पाए गए अच्छा, एक और बात समझना चाहूंगी सचिन जी आपसे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी रणनीति का प्रयोग किया है? क्योंकि वैसे ही आपने अपने सांसद जो धुरंधर थे लोकसभा के, उनको तो इस बार विधानसभा के चुनाव में उतार दिया, और आपने सभी को विधायक भी बनवा दिया। मेरे ख्याल से 2 ही ऐसे नेता थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में वो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कौन सी रणनीति है? उन क्षेत्रों में कौन से ऐसे नेता हैं जो कि निकलकर सामने आएंगे? देखिए, अब शीर्ष नेतृत्व जो है वो ये डिसाइड करता है कि किस कार्यकर्ता का उपयोग कहाँ करना है, केंद्र में करना है या राज्य में करना है। तो शीर्ष नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया था इलेक्शन के समय कि जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं उनका उपयोग जो है विधानसभा में करना है, और विधानसभा चुनाव उनको लड़वाए गए, और वो अभी मंत्री बन के जो है प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो जब उनको चुनाव भी लड़वाया गया तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी भी तरह से जनता को कहीं धोखा दिया कि वो उनसे हमने विधानसभा चुनाव भी लड़वा दिया और बाद में इस्तीफा दिलवाया हो। ऐसा नहीं हुआ। अगर वो विधायक बने हैं तो विधायक बनने के बाद में मंत्री के रूप में वो प्रदेश की सेवा कर रहा है। इसी तरह जो है केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि अपने ही राज्य में अपनी सेवाएं देना ये भी सौभाग्य की बात होती है। मैं लौटूंगी आपके पास। रोशनी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रोशनी जी, मैं आपसे चर्चा कर रही थी, आपकी पार्टी दिन ब दिन इतनी कमजोर होती जा रही है कि सिर्फ एक चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि विपक्ष में खड़े होके गरीब आम आदमी की बात को रखना और उसकी लड़ाई लड़ना, विपक्ष में मजबूती के साथ खड़े रहना ही ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है। और कमजोरी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा करी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में ये सामर्थ्य नहीं है कि जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख की आवाज को सुनकर एक मैनिफेस्टो में उतार देने का काम करें। जो किसान की आवाज है, जो युवा की आवाज है, जो महिला न्याय की सम्मान की आवाज है, और वही हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उतारी गई है। जो घर जा जाकर उस पहल को हमने आगे बढ़ाया है। और मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये प्रशासनिक तंत्र का भी जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को जो है कह सकते हैं कि एक दोषी बनाने का काम। एक और बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ काउंटर करना चाहूंगी। ये हर तबके की आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन ये आवाज सुन कौन रहा है? इतने सालों से मध्य प्रदेश में आप शासन नहीं कर पाए, एक बार आए, सरकार गिरी, उसके बाद फिर से उपचुनाव हुए और आपके कई विधायकों को हार का सामना करना पड़ा, माफ कीजिएगा कई नेताओं को। उसके बाद एक बार फिर से 23 के चुनाव हुए, फिर क्या परिणाम आए? 2018 में हम विधानसभा चुनाव जीते और पूरा मध्य प्रदेश और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से जो है एक नेता को शामिल करके और जो है विधायकों को लालच दे करके, मोटी रकम दे करके और जो खरीद फरोख्त करके जो है सत्ता को और लोकतंत्र की चरमरा, उसकी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी। बस आप नहीं मानते कि आपने एक नेता की उपेक्षा की है? सारी गलती भारतीय जनता पार्टी कैसे हो जाती है? रोशनी यादव जी, आप अपनी पार्टी के नेताओं को अगर पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं अपने पास, कमजोरी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी है, और मुझे लगता है पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक बात या मीडिया की ओर से मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं लौटूंगी आपके पास। सचिन वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन वर्मा जी, भले 28 सीटों पर बीती बार कांग्रेस बीजेपी ने जीत दर्ज की हो, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन एक सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजिंग कितनी है वो दिख रहा है। आपकी पार्टी के सभी बड़े नेता वहीं पर जमघट लगाए बैठे हैं। देखिए, एक सिटिंग महापौर और एक एमएलए वहां से रिजाइन कर चुके हैं, और नकुल नाथ जो है इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। वहां पर जो पिछली बार जो चुनाव वो जीते थे, उस समय कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी,
और 37,000 वोटों के अंतर से ही वो लोकसभा सीट जीत पाए थे। और इस समय एक महापौर और एक विधायक ने वहां पर इस्तीफा दे दिया है, और उनके खिलाफ भी जो है, जिस जनजाति को वो बिलोंग करते हैं उसके खिलाफ भी जो है नकुलनाथ ने जिस तरह से बयानबाजी की है, तो उसका चलिए, सारी जोर आजमाइश लगा दी है छिंदवाड़ा सीट पर, और उसके परिणाम क्या होंगे देखना होगा। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अभेद्य गढ़ रही, और अब उस सीट को भेदने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। ये तैयारी कितनी कारगर होगी? देखिए प्रेरणा जी, अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस से बीजेपी में जो पलायन हो रहा है, उस पलायन पर कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप मध्य प्रदेश हो या अक्रॉस या सेंट्रल लेवल पर हो, वो यही कहते हैं कचड़ा है, साफ हो रहा है, या फिर वो ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ऑन स्क्रीन ऐसे लीडर्स की जरूरत है। रोशनी जी ने बिल्कुल बड़े साफ अंदाज में कहा है कि नहीं, इस चीज पर विचार होना चाहिए, आखिर क्यों जा रहे हैं। ये अगर कांग्रेस सोचना शुरू कर दे तो शायद ये पलायन रुक जाए और पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी। अब आपने कहा छिंदवाड़ा, जो अभेद्य गढ़ वाकई रहा है कांग्रेस का, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो कांग्रेस कम कमलनाथ या उनके परिवार का इन्फ्लुएंस उस सीट पर ज्यादा महत्व रखता था। निश्चित रूप से, और अब कितना इन्फ्लुएंस बचाए देखना होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय की कमी है इसलिए माफी चाहूंगी। तो अब 3 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, यानी कि सभी 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था, हालांकि नामांकन रद्द हो गया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर क्या फैसला उस पर लेते हैं जरूर देखना होगा। लेकिन आज 3 प्रतीक्षित सीटों का इंतजार भी खत्म हो गया है। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।